अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जब ये मैं लफ्ज़ बोलता हूं ना, प्यार भरा फीडबैक, तो इसका मतलब ये है कि जितना भी मैं स्टोरीज आपको सुना रहा हूं उसके नीचे जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, व्हाट्सएप पे पढ़ता हूं, तो सबने लिखा होता है मजहर भाई लव यू सो मच। ये एक लाइन या एक जुमला नहीं है, ये एक मैसेज है कि हमने नफरतों को ख़त्म करना है। हर इंसान के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है। लव फॉर ऑल, हेट फॉर नन। किसी के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए बेइंतहा प्यार। नफरतों के सिलसिले को हमने ख़त्म करना है, मोहब्बतों को बढ़ाना है, प्यार को बढ़ाना है, अपने किरदार को इतना खूबसूरत बनाना है कि हमारे किरदार को कोई देखे, हमें मुंह से कुछ ना अपने बारे में बताना पड़े, वो इतना इंप्रेस हो आपके किरदार से कि वो आपको फॉलो करने लग पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने फैमिली बनाई है, MMTV की फैमिली, इस वक्त भी जो स्टोरी आप लोग सुनने जा रहे हैं, ये फीडबैक में लिखते हैं कि मजहर सर ना सिर्फ ये जुमला थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आपको कहते हैं, बल्कि हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों, मिलने वालों सबको अब ये जुमला बोलते हैं। अब ये जुमला हर वक्त हमारी ज़ुबान पे होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मरने से पहले एक सेटिस्फेक्शन तो है ना कि कम से कम हमने नफ़रतों के सिलसिलों को ख़त्म किया, मोहब्बतों के सिलसिले को आगे बढ़ाया। और अकेला नहीं हूँ अब मैं, अब पूरी MMTV की फैमिली इसके साथ जुड़ चुकी है, नफ़रतों के इस सिलसिले को ख़त्म करने में मेरे साथ है। और दिन ब दिन हम तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। ये पैगाम आपके ज़रिए आगे से आगे फैलता जा रहा है। मोहब्बतों का पैगाम, नफ़रतों को ख़त्म करने का पैगाम। आप लोग क्योंकि इस पैगाम को आगे से आगे पहुंचाते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को हर प्रोग्राम के शुरू में मेरे ये एक जुमला ये लाजमी मैं कहता हूँ, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। ये मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग इस पैगाम को इतना फैला रहे हैं कि हर प्रोग्राम से पहले मैं आप लोगों का यानी MMTV की इस फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे इस मिशन को आगे जारी रखे हुए हैं, आगे फैला रहे हैं। अगेन वंस अगेन आज फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया शुरू में क्यों कहता हूं मैं ये जुमला, तो फिर से थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी जो कभी हम अपनी नानी से, कभी अपनी दादी से, अब्बा से, अम्मा से, कुछ लोग डैडी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं, अब्बू बोलते हैं। ये प्यार के सारे रिश्ते हैं, लेकिन माँ हो, दादी हो, नानी हो, इनमें से तो किसी न किसी के गोद में सर रख के हम इस तरह कहानी सुनते थे कि कहानी सुनते सुनते ऐसे ख्यालों में खो जाते थे। नानी दादी कहानी या माँ कहानी सुना रही होती, लेकिन अभी उनकी कहानी जारी होती थी, वो सुना रही होती थी। हम कोह काफ के उस इलाके में पहुंच चुके होते थे जहां पे एक खौफनाक जिन भी होता था, लेकिन वहीं पे हमें बचाने के लिए एक परी भी होती थी। और उस परिस्तान की सैर करते हुए हम ये भूल जाते थे कि इस दुनिया में अपनी एक प्यारी माँ, नानी या दादी के गोद में सर रख के हम कहानी सुन रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम परिस्तान में होते थे। परिस्तान की वो कहानियाँ, जिनों भूतों की वो कहानियाँ सुनते सुनते कब जमा हुए, कब जिम्मेदारियाँ आईं कि वो बहुत पीछे रह गया, सिर्फ यादें रह गईं। तो सिलसिला तो एक ऑफ कैमरे के पीछे जो राज में मेरे साथ बीती थी वो कहानी के लिए शुरू किया था, लेकिन फिर वो सिलसिला इस तरफ चल पड़ा कि आप लोग और मैं ना सिर्फ एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें हम फिर से एक परिस्तान, एक जंगल, एक वीराना, एक ऐसी लोकेशन में पहुंच जाते हैं जो कहानी के लफ्ज़ हमारे कानों में रस खोल रहे होते हैं। हम उसी ही मंजर के अंदर मौजूद होते हैं और सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है। तो वो घंटा, वो आधा घंटा, वो जो वक्त है, ना सिर्फ लोगों का फीडबैक, आप लोगों का, MMTV का फीडबैक है, अच्छा गुजरता है, बल्कि सुकून में आ जाते हैं, दुख मुसीबत परेशानी को भूल जाते हैं। तो मेरे इससे बढ़ के क्या हो सकता है। आज की कहानी जिनकी मैं सुनाने जा रहा हूँ, पहले भी एक कहानी मैं इनकी सुना चुका हूँ। नाम है इनका, कहानी भी मुझे अच्छी तरीके याद है जो उस वक्त मैंने मेरे ख्याल में एपिसोड नंबर 171 है शायद, मुझे सही याद नहीं है। उनका एक भाई था
ट्रक ड्राइवर थे ये दोनों भाई, मिल के इन्होंने मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से इन्होंने ट्रक ख़रीदा था। और हरियाणा इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। इस वक्त उनके मैसेज भी आ रहे हैं। इनका नाम है मंजीत सिंह, हरियाणा इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। इनके भाई जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, अवतार सिंह, उनकी मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि वो एक वीराने में रात के टाइम में ट्रक लेके जा रहे थे, तो वहीं पे उनके सामने नींद का झोंका आया, क्या आया, खुमारी आई। आप लोगों को याद होगी वो कहानी, जिसमें एकदम से एक लड़की जिसने मुंह छुपाया हुआ था और एकदम से ऐसे सामने आ गई थी ट्रक के आगे, जिसमें काफ़ी भेड़ बकरियां भी थीं, और वो लड़की भी एकदम से ऐसे आई कि उसको समझ ही नहीं लगी मैं क्या करूं, कि ट्रक को साइड पे ले जाऊं, क्या करूं। ऐसा हवास बाख्ता हुआ कि उसने ट्रक उसके ऊपर ही चढ़ा दिया था। और उसके बाद वो भागता हुआ, ट्रक को चलाता हुआ एक होटल पे पहुंचा था, और वहां पे उसने भाई को कॉल की, और वो भाई आया। वो कांप रहा था, बहुत खौफजदा था, बहुत डरा हुआ था। भाई ने कहा कहाँ हैं, चल के देखते तो हैं। वो दोनों भाई वापस गए थे, और उसके बाद ट्रक को भी आगे से देखा था, तो कहीं पे कोई भी खून का निशान, छींटे या टकराने की अलामत नहीं पाई गई थी कि डेंट ही पड़ जाता है, कुछ लग जाता है, कुछ भी नहीं था। और पूरा रास्ता जिससे वो गुजर के आए थे वो भी छान माना था, तो वो लड़की कहीं पे नहीं थी। और वो भाई शदीद बीमार पड़ गया था। 8-10 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया था, खौफ की वजह से। क्योंकि वो लड़की जो ट्रक के सामने आई थी, असल में कोई लड़की नहीं थी, वो इसी छुपी ही मखलूक जिनको हम जिन्नात कहते हैं, इसी में से ही थी। जब वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इस दुनिया से मुंह मोड़ गया, तब पता लगा कि वो खौफ में न सिर्फ मुब्तला था, बल्कि वो हादसा भी उसको डराने के लिए किया गया था, उसी हवाई मखलूक ने। अब भाई तो अल्लाह को प्यारा हो चुका, अब जिंदगी की इस गाड़ी को, जिसका नाम इंसानी बुत है, इंसानी जिस्म है, इसको भी तो रमा दमा रखना है, जिंदा रखना है। तो फिर तो जिंदगी के साथ वक्त पल गुजारने पड़ते हैं। वो उसका यार, वो उसका बेली, वो उसका भाई नहीं था, वो उसका दिलदार था, वो उसका बेस्ट बडी था, वो उसका यार था। बहुत ही दोनों भाइयों में याराना था। ऐसी मोहब्बत जो बहुत कम दोस्तों में भी देखने में आती है, ऐसे एक दूसरे के बगैर ना रहने वाले दोस्त। लेकिन एक दोस्त, एक भाई, छोटा भाई जिसका नाम अवतार सिंह, अब वो नहीं था, मंजीत सिंह था। अब जिंदगी के इस सफर को इस तरह चला रहा था कि वो ट्रक अभी भी उसके पास था, जो दोनों भाइयों ने मिलकर बड़े शौक से खरीदा था, मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़े थे और इस गाड़ी को खरीदने में कामयाब हुए थे। एक लॉन्ग रूट पे जाते हुए, लंबे सफर पे एक भाई सो जाता था और एक गाड़ी चलाता था। जब वो थक जाता तो दूसरे को जगा देता, वो सो जाता और दूसरा भाई ट्रक चलाता। दिन के टाइम जब इकट्ठे जाग रहे होते तो गप्पे मारते, जैसे यार एक दूसरे के साथ कंपनी करते हैं, ऐसे ही वक्त गुजारते, हल्ला गुल्ला करते, शरारत करते, बचपन की बातों को याद करते, होटल पे बैठ के खाना खाते, वहीं कुछ देर के लिए सो जाते। ये अब वो सिर्फ यादें थी मंजीत सिंह के पास अवतार सिंह की। मंजीत अभी भी उसी ट्रक पे सवार था, अभी भी उसी ड्राइविंग सीट पे बैठा था, लेकिन फर्क सिर्फ ये था, साथ वाली सीट खाली थी। इसी सीट पे कभी उसका भाई, उसका यार बैठा होता था। अब भी उसी ट्रक को चलाते चलाते एकदम उसकी अनजाने में मुंह से ऐसी जुमला आवाज निकलती अवतार के लिए, जो साथ कभी बैठा होता था अवतार, और वो आगे अपने अधूरा जुमला मुंह में ही रह जाता। अवतार कहने के बाद वो अब जैसे ही बात शुरू करता तो याद आता अवतार नहीं है, साथ वाली सीट खाली है, अवतार जा चुका है। ट्रक का एक अपना शोर, सड़क पे रात की अंधेरे में चलता हुआ ये ट्रक, और मंजीत जो फिक्रा कहने जा रहा था, अवतार को उसने बुलाया था, तो वो जुमला था कि अवतार यारे मैं थक गया, तू मेरी हुण सीट ते आ जा ते मैं थोड़ी देर सो जावां। लेकिन जैसे ही उसने कहा अवतार,
और अगला जुमला उसके मुंह में ही रह गया क्योंकि अरतार नहीं था। लेकिन मंजीत का भी प्यार अरतार के साथ ऐसा था, भूला वो भी नहीं। दिन गुजरते जा रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता जो वो चौंक जाता था, उसको याद आता कि अरतार नहीं है, भूल जाता था। भूल के क्या करता था, अरतार से बातें करता था, और जब देखता था अरतार नहीं है तो चुप कर जाता। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था तो बजाय चुप करने के अब वो इस तरह करने लगा कि अरतार से उसी तरह ही बातें करने लग गया जैसे वो पहले उसके साथ बैठा होता था। आज भी ऐसा ही मंजर था। रात का टाइम था, हर तरफ खामोशी थी। ट्रक की लाइट्स सड़क के ऊपर जहां जहां तक पड़ रही थी वहां वहां पे सड़क नजर आ रही थी। इर्द गिर्द लेफ्ट राइट बिल्कुल अंधेरा था। ट्रक का एक मखसूस शोर गां गां करता हुआ ट्रक जो चल रहा था, वहीं पे मंजीत ट्रक चलाई जा रहा था और अपने छोटे भाई से बातें भी किए जा रहा था। वो अपनी उस पंजाबी में उसके साथ बातें करते हुए अपने सफ़र को गुजार रहा था जिस तरह पहले गुजारता था। फ़र्क ये था वो बातें तो कर लेता था, फ़र्क ये था कि वो अरतार जवाब नहीं देता था। फ़र्क ये था मंजीत जब सोने के लिए लेटना चाहता तो अरतार उस वक्त ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठता था। वो कहता है कि जब मैं होटल पे जाके बैठता, खाने का ऑर्डर देता तो भूल जाता कि अरतार नहीं है, ये दो बंदों की तरह मैं ऑर्डर देता। पहली दफ़ा ऐसा ही हुआ था जब अरतार इस दुनिया में नहीं रहा और मुझे आखिर वक्त था, गुजारना था, मजदूरी तो करनी थी। मैं ट्रक चला के गया तो जब मैंने खाने का ऑर्डर किया तो मैंने उसी तरह ऑर्डर दिया दो बंदों के लिए। मैंने हाथ धोया, मुंह धोया, अपने आप को फ्रेश किया और जब आके बैठा, खाना लग चुका, वो दो बंदों का खाना लगा के चला गया। तब उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसी तरह ही ऑर्डर दे दिया है जिस तरह ऑर्डर देता था। उसकी पसंदीदा चीज़ मंगवा ली जो उसको पसंद थी, लेकिन याद आया वो आज नहीं है। पहला ज़िंदगी का ऐसा मौका है कि मैं अकेला हूँ, खाना उसी की तरह ऑर्डर कर चुका हूँ। लेकिन वो कहते हैं मैंने खाना नहीं खाया, अपने हिस्से का खा लिया, उसका खाना छोड़ दिया। ये भी नहीं कहा उस लड़के को बुला के यार इसको वापस ले जा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको कह दूं वापस ले जा। वो मुझसे पूछेगा क्यों, क्या हुआ? वो तो यही समझ रहा होगा कि शायद मैंने ये सब कुछ खाना है। मैं उसको कैसे बताऊं जिसके लिए मंगवाता था वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये भी दिल नहीं मान रहा कि वो नहीं रहा तो उसको कहूं खाना ले जा। ये तो अपने आप को कहने वाली बात है कि वो नहीं रहा है, वो मेरे साथ है, नहीं खा रहा, कोई बात नहीं। ये सोच के वो कहते हैं मैंने खाना वापस नहीं भिजवाया, मेरे साथ है, अरतार मेरे साथ रहेगा, पड़ा रहे खाना, नहीं खाता तो ना खाए। अब ऐसा होता मैं मुसलसल उसके साथ बातें करता, ट्रक में वक्त गुजारता। ट्रक अड्डे पे कभी कभी हम जब खाना खाते दोनों तो कुछ देर के लिए सो जाते थे और लेटे हुए मेरे पास वाली चारपाई वो लेटा होता तो मैं उसकी तरफ मुंह करके बात करता और उसको कोई जुमला कहता, वो मुझसे कहता। अब भी ऐसा होता, मैं चारपाई पे लेटता, उसकी तरफ देखता और बात करता तो मुझे लगता वो मुझे सुन रहा है। ट्रक में भी मुझे महसूस होता वो मुझे सुन रहा है, मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। ट्रक के अंदर मैं इसी तरह अपने सफ़र पे जारी रहा कि एक दिन एक जगह पे मुझे ऑर्डर मिला। तकरीबन सवा करोड़ का एक सामान था जो मेरे ट्रक के अंदर लादा गया। ट्रक की दुनिया ही ऐसी होती है कि उसके अंदर लादने वाले पूरा सामान लाद देते हैं। जब लोड हो जाता है सामान उसके ऊपर तो उसको मालियत एक रफली आपको बता दी जाती है, भाई ये ध्यान से लेके जाना है, इतने का इस पे सामान लोड है। ट्रक ड्राइवर बेचारे ने क्या करना, सफ़र को जारी रखता है। मंजिल मकसूद पे पहुंच के वो पूरा सामान जिस तरह पैक किया गया होता है, उनको कहता है भाई जिस तरह पैक किया गया था देख लो, पैक है, खोलो इसको। अगले खोलते और अपना सामान गिन के उतार लेते। ये तकरीबन दिन का टाइम था। कहते हैं मैंने अपने ट्रक को लोड किया और पूरा लोड होने के बाद बांध दिया गया सामान को। सवा करोड़ का तकरीबन उसके ऊपर सामान था और मैं वहां से रवाना हुआ। जगह का नाम है कोटा बोंदी, बोंडी या बोंदी, कोटा बोंदी इंडिया में कोई जगह है, क्योंकि उनका जो घर है वो हरियाणा इंडिया के में है, तो ये करीब ही कोई जगह होगी मेरी। उनसे मैं अभी पूछना चाह रहा था सिर्फ ये लोकेशन एग्जैक्ट, लेकिन अभी मैसेज आया जो मैं इस वक्त पढ़ नहीं सकता, अभी आया हुआ है। कोटा बूंदी वाली जगह या बूंदी है लफ्ज़ लोग जान गए होंगे जो इंडिया में रहते हैं। ये लफ्ज़ बहुत अहम है, आगे इसको मैं एंड पे बताऊंगा। कोटा बूंदी या बूंदी जो है,
इस जगह से मैं जब गुजर रहा था उसी तरह मेरा सफ़र जारी था। मैं अपने भाई से बैठा बातें कर रहा था, सफ़र रवां दवां था, ट्रैफिक भी चल रही थी, मेरे इर्द गिर्द गाड़ियां, मोटरसाइकिल, गद्दावाड़े, कोई ना कोई गुजरता जा रहा था। मैं अपने सफ़र को जारी रखे हुए था कि एक होटल आया जहां पे मैंने ब्रेक लगा दी कि कुछ खाता पीता हूं, फिर आगे जाता हूं। वहीं खाते हुए एक बंदों से मेरी बात हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि वहीं पास ही उनका कोई ट्रकों की दुकान है जहां पे वो टायर बेचते हैं। मुझे उन्होंने आके कहा, उस्ताद जी गाड़ी आपकी है? मैंने कहा हाँ आपकी, मेरी है। तो कहते हैं टायर आपके काफ़ी पुराने हो चुके हैं। मैंने कहा हाँ यार, वो जो 4 टायर है ना, मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा हूँ ये मैं बदलवा लूँ। तो वो और मेरे करीब आया और मुझे बड़े पंजाबी में बड़े प्यार से कहता है, वीरे परेशान ना हो, आपको हम बहुत कम कीमत में, सस्ती कीमत में टायर दे देते हैं, लेकिन एक मसला है, हम आपको इसका बिल नहीं दे सकेंगे, हमारे पास बिल नहीं होता। क्योंकि जो बिल होता है उसी बिल को एक पक्का कागज़ जिसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है, उसकी वजह से, बिल की वजह से। तो उन्होंने कहा हम बिल, आपको पता है छोटा सा इलाका है तो हम बिल वगैरह नहीं रखते, अगर आप बिल मांगेंगे, बिल नहीं है, लेकिन हाँ ये हो जाएगा कि हम टायर आपको आधी कीमत पे दे देंगे। आप बिल वाली जगह से लोगे तो आपको महंगे मिलेंगे, टायर देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने कहा यार, दिल में सोचा भाई मैं बिल बुल लेके क्या करना है, गड्डी अपनी है तो ठीक है, मुझे सस्ते मिल रहे हैं। मैंने कहा यार कितने के? उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे जिस तरह 4000 के टायर है तो उन्होंने कहा हम आपको 1800 में दे देंगे। तो इस तरह की कोई उनकी आपस में डन होगी। उसने कहा कहाँ पे है? उसने कहा जी दुकान हमारी फलां जगह पे है, लेकिन इस जगह पे आप अभी चलें, आपको दुकान पे लेके चलते हैं, लेकिन टायर जो हैं वो हम दुकान पे नहीं रखते, वो पीछे हमारा गोदाम बना हुआ है, वहाँ हम रखते हैं। जब आपका मन करे अभी चलना है, अभी चल के आपको दे देते हैं, कल कहना है, परसों कहना है, जब भी। तो मैंने कहा यार मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है। तो 18-20 हज़ार या जितने भी बन रहे थे पैसे उसके, तो मैंने कहा फिर ऐसे करते हैं कि मैं अभी, उन्होंने कहा अगर आप, मर्ज़ी है आपकी, आप हमारे साथ चलना चाहें तो हम आपको अभी भी दे सकते हैं। तो कहना मैंने पैसे शैसे चेक किए घर से, मैंने कुछ पैसे उठाए हुए थे, जेबों में हाथ डाला तो मैंने देखा इतने पैसे हो गए। मैंने उनको पैसे निकाल के दिखाया और मैंने कहा यार इतने हैं, वरना मैं कल घर जाऊंगा और ले आऊंगा। उन्होंने पैसे देखे, उन्होंने कहा जी हमने भी इतना ही कहा था कि बिल हम देंगे नहीं, तो बिल के बगैर देंगे तो ठीक है जी, आप भी हमारी तरह मजदूर बंदे हो, अल्लाह खैर करे, ले लो। वो कह रहे हैं जी वहाँ से हम उठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी मैंने चलाई है, तकरीबन कोई आधा घंटा पौना घंटा हमने गाड़ी चलाई है, एक जगह पे हम पहुँचे हैं, यही वाली जगह पे पहुँचे हैं जो मैंने बताया ना, कोटला बूंदी जो जगह है, कोटा बूंदी। वहाँ एक जगह पे जाके मैंने ट्रक साइड पे लगाया, वो साथ साथ मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, मैं उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठा, वो मुझे लेके गए सीधा उसी गोदाम की तरफ। हम मोटरसाइकिल से चलते हुए, ट्रक मैंने एक महफूज जगह पे लगा दिया, उन्होंने कहा भाई आ जाएं। महफूज जगह थी वो, मैं उनके साथ बाइक पे बैठा और सीधा हम चलते चलते चलते, कोई उनका पिंड था छोटा सा, उसी पिंड में दाखिल हुए। दरवाज़ा बड़ा सा गेट था, उन्होंने खोला, हम अंदर गए। उन्होंने कहा जी इनको टायर चाहिए। उन्होंने कहा आए बैठे। बड़े ही प्यारे लोग थे, बहुत ही प्यार करने वाले लोग थे। चाय शाय बनवाई उन्होंने, मुझे चाय बनाई, बहुत मीठी ज़ुबान थी, बहुत ख्याल करने वाले बंदे, बहुत ही ज़बरदस्त। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग आते हैं हमसे लेके जाते हैं, आपके फ़लाँ इलाके के जो बंदे हैं वो भी हमसे लेके गए, और काफ़ी ऐसे ताल्लुक़ निकालना शुरू हो गए फ़लाँ इलाके की भी। अब ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत जानते हैं, वो नाम लेते और मैं कहता फ़लाँ वाले, वो कहते हाँ जी हमें नाम तो नहीं पता, तो मैं कहता इस तरह हुलिया, तो कहते हाँ जी। तो इसका मतलब उनका काम काफ़ी चलता था। तो मैंने कहा यार अभी तो पैसे इतने हैं, 4 टायर मेरे डाल दो, फिर मेरा चक्कर लगेगा तो मैं फिर भी देखूंगा, मज़ीद 1-2 टायर जो होंगे वो आपसे वो भी डलवा दूंगा। वहाँ पीछे ही 2 टायर पड़े थे और उनकी हालत देख के मुझे लगा टायर काफ़ी अच्छे हैं। मुझे कहते हैं जी नहीं, जो आपको देंगे इससे भी अच्छे देंगे, ये तो किसी के थे जो हमने रख दिए थे वहाँ पे, लेकिन हम जो आपको देंगे इससे अच्छे देंगे। मजीद कहते हैं इतना अच्छे लोग, इतना प्यार करने वाली खिदमत, वीर जी पाजी करके मैं बड़ा खुश हुआ, उनसे इम्प्रेस हुआ। चाय शाय हमने पी ली और उसके बाद उन्होंने कहा जी चलें। मैंने कहा जी उठें,
बाइक मैंने कहा बाइक निकालेंगे, उन्होंने कहा नहीं जी पैदल ये साथ ही हमारा गोदाम है, वहाँ से चल के आप अपना टायर जो है उठा लें। बंधु चंदू को हमने कह दिया आपके टायर रेडी हैं। हम घर से निकले और पैदल चलना शुरू हो गए। वो एक छोटा सा, जिस तरह बताया, वो एक जगह जो डेरा शेरा उन्होंने बनाया हुआ था, जहाँ से हम उठे, घर टाइप सा जो था, वहाँ पे उनके टायर शायर भी पड़े हुए थे। वहाँ से हम निकले, पैदल चलना शुरू हो गए। पैदल चलते 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 तकरीबन हमें आधा घंटे से पौना घंटा हो गया। मैंने कहा यार आप तो कह रहे थे ये है, ये कहाँ आ गए? उन्होंने कहा सर जी थोड़ा सा ही बस आगे रह गया, क्योंकि आपको पता है बिल हम देते नहीं हैं, और यहाँ की पुलिस वो फिर तंग करती है कि जी बिल क्यों नहीं है, ये हुआ है, तो सामने हम नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा हमने साइड पे करके बनाया। खैर हम और चलना शुरू हो गए। कहते हैं इसी तरह चलते चलते बातें करते करते, हंसी मजाक खेलते और इस तरह एक दूसरे के साथ, ऐसे वक्त का पता ना चला जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें तकरीबन 1.25 घंटा हो गया चलते चलते। तो मैं एकदम थक गया। मैंने कहा जी यार 1.25 घंटा हो गया, तो आप लोग मोटरसाइकिल पे ही आ जाते हो? उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल पीछे आ रहा है हमारे, तो टायर मोटरसाइकिलों पे नहीं जाएंगे। वो इसलिए कि वो मोटरसाइकिल पे आपको सिर्फ दिखा के मोटरसाइकिल पे भेजने हैं। इतने बंदे कैसे बैठते मोटरसाइकिल पे, इसलिए सारे इकट्ठे ही आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पहुंचता ही है। बहरहाल वो सामने जगह आए। हम मजीद चलते हुए थोड़ा सा आगे गए तो अब हर तरफ वीराना ही वीराना था। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कोई आबादी के आसार नज़र आ रहे हों। मैं एकदम थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुआ। बहुत अच्छे लोग थे। जगह वहाँ पे पहुँचे तो एकदम सारे रुक गए। मैंने कहा आप लोग भी थक गए ना मेरी तरह? कहते हैं जी नहीं हम बिल्कुल नहीं थके। उस वक्त मुझे लगा वो जिसने कहा ना नहीं जी हम बिल्कुल नहीं थके, उसका लहजा बदल चुका था। वो मिठास से भरा हुआ मीठा जो जायका था, उसकी खुशबू बिखेर रही लफ्ज़ थे, वो जो मोती झड़ रहे थे उसके मुंह से, अब वो एक थोड़ा सा तल्ख हो गया था उसमें। उस वक्त मुझे महसूस हुआ, जिसने कहा नहीं जी हम तो नहीं थके। मैं कहा वीरे मैं तो थक गया। उसने कहा नहीं हम नहीं थके। और उनमें से एक आगे बढ़ा, उसने आते ही जोर से मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारा। जब उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा तो मैं ऐसे गाल पे हाथ रखा और उसको कहा खैर वीरे क्या हो गया, मैंने क्या किया है? अभी मैं पूछ ही रहा था तो दूसरी तरफ से किसी ने मुक्का मेरे पेट में मारा। मैं अभी समझ नहीं पाया था कि हुआ क्या है। उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे मुक्का मारा, और उसी लम्हे वो 5 लोग मेरे ऊपर इस तरह मारना शुरू हो गए, इस तरह पल पड़े कि यूं मारना शुरू हो गए जैसे कोई मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं और उनको मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो। मुक्के, थप्पड़, टांगे, लातें, पांव ऐसे मार रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं अपना मुंह बचा रहा था। माशाल्लाह वो कह रहे हैं मैं सेहतमंद हूँ। 100 kg तकरीबन 100 किलो मेरा वज़न है। मेरे छोटे भाई का वज़न मुझसे भी ज़्यादा था, 110-115 किलो था। लेकिन वो 5 जने थे, वो इस तरह मुझे मार रहे थे जैसे मैं फुटबॉल हूँ। मारते मारते मैं ज़मीन पे गिर गया। उसके बावजूद वो मुझे मारे जा रहे थे। एक के हाथ में चलने के लिए जिस तरह सोटी पकड़ी होती है, उसके हाथ में सोटी भी थी। उसने सोटी से मेरे पाँव पे, मेरी टांगों पे ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। वो इस अंदाज में मार रहा था कि मैं चल ना सकूं, मेरे पाँव इतना ज़ख्मी हो जाए। अच्छी खासी जब वो मेरी धुलाई कर चुके, मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, तो उन्होंने मुझे घसीटा। मैं पड़ा हुआ था ज़मीन पे, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ सकूं। मैं पड़ा हुआ था ज़मीन पे। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा, घसीट के पीछे एक दरख्त था जो ऊपर से कटा हुआ था, उसकी छाँव नहीं थी, सीधा ऊपर की तरफ जा रहा था। उस दरख्त से ऊपर पड़ी रस्सी से, उस हालात से मुझे अंदाज़ा हुआ देख के कि मैं पहला शख्स नहीं हूँ जो यहाँ पे लाया गया हूँ। ये इन्होंने एक पक्की जगह बनाई हुई है। वो दरख्त जो ऊपर से कटा हुआ था और सीधा ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके साथ जिस तरह रस्सा पड़ा था, प्लास्टिक पड़ी थी, मैं समझ गया कि ये हर शिकार को इस तरह लाते हैं या बांधते हैं। अभी तक पूरी कहानी मुझे क्लियर नहीं हुई थी। उन्हें जाते ही मुझे दरख्त के साथ मेरे हाथ पीछे करके दरख्त में बांध दिए, पाँव भी मेरे दरख्त के साथ बांध दिए। हाथ यानी इस तरह पीछे किए दरख्त के और पीछे की तरफ बांध दिए, और पाँव भी आपस में बांध दिए। उनमें से एक बोला, वो जो मीठी ज़ुबान वाले थे, अब वो शैतान बन चुके थे, उनके चेहरे करख्त हो चुके थे, उनकी ज़ुबान की मिठास ख़त्म हो चुकी थी। मुझे कहा किसको बता के आया है तू यहाँ पे आ रहा है? मैंने कहा यार मैंने किसको बताना था, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, मैं तो अपने ट्रक लेके निकला हुआ था। मेरी ये बात हुई और मैं इस तरीके आ गया हूँ। उन्होंने इतना कहते हैं मुझे मारा था, मेरी
हालत इतनी तकलीफ से बुरी हो रही थी, मैं सेहतमंद बंदा होने की वजह से शदीद तकलीफ में था। उन्होंने मेरी जेब में से जितने भी मेरे पैसे थे, जो कुछ भी मेरा सामान था, सारा निकाल लिया। उन्होंने कहा और कौन है तेरे साथ ट्रक पे? मैंने कहा जी मैं तो आपको साथ लेके आया हूं ट्रक पे, आगे पीछे कौन था? मैंने कहा जी कोई भी नहीं था, मैं अकेला ड्राइवर था, खाने चाय के लिए वहां पे रुका था, ये आए हैं ये भाई, इन्होंने मुझे ऑफर किया, मैं इनके साथ आ गया हूं, और मैंने टायर का सुना तो मैं टायर लेने के लिए आ गया हूं। उन्होंने कहा तेरे घर वाले तेरे कितने पैसे भेज सकते हैं? कहते हैं मैंने उनको बताया कि मेरे घर वाले कुछ भी नहीं भेज सकते, वो गरीब शख्स है, मेरा एक भाई था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, जरिया घर का, ड्राइवरी करता हूँ और इसमें से जो पैसे बचते हैं अपने घर का चलाता हूँ। तेरे ट्रक पे क्या लोड हुआ है? कह रहे मैंने उनको बताया मेरे ट्रक पे सामान है। उन्होंने कहा क्या सामान है? मारते थे पहले, फिर मुझसे पूछते थे, मारने वाले मंजर को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूं, ये तकलीफ दे मंजर है मेरे लिए भी, मतलब इतना मारा कि आप सोच भी नहीं सकते। मारा, फिर से मुझे बता, सही सही बता ट्रक पे क्या है? मैंने कहा मैं सच बता रहा हूं, मेरे ट्रक पे कुछ भी नहीं, मेरे ट्रक पे ये सामान है। कितनी मालियत का है? मैंने कहा जी मुझे जो बताया गया है वो तकरीबन करोड़ सवा करोड़ का सामान है। क्या है उसमें? मैंने कहा उसमें बताया ये सामान है, टावल है, फलां है फलां है। उन्होंने पूरा मेरा इंटरव्यू लिया, मारा, बात करने से पहले मुझे मारते और मुझसे पूछते ये बता, फिर पूछते कहते ये बता। हर सवाल से पहले मुझे जोर से मारते, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो ऐसा क्यों कर रहे थे। ज्यादा जो मारे जा रहा था मेरे पांव पे और टांगों पे मारा जा रहा था। जब उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन मुझसे ले ली तो एक बंदा कहता है की करना है? उन्होंने कहना ठीक है इन्हों बांध दियो, इसको छड़ दियो इत्थे। कह रहा मुझे उनकी बातों से समझ आ गया ये गैंग था, इतना मुझे अब उनकी बातों से पूछने से सारा अता पता हो गया था, क्योंकि मुझसे वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले चुके थे। पीछे किसी को पता तो नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, किस रूट पे जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, पैसे कितने हैं, किसी चीज़ का मैंने कहा नहीं पता, मेरे तो काम है भाई, मैं आता हूँ। टायर लेने थे, एक आम सी बात थी, मैं अब सोच रहा था इसमें मैंने जो अजीब क्या किया है। टायर की दुकान थी, टायर जब मैंने देखे उनके बाद पड़े हुए भी थे वहाँ पर, मैं उस टायर लेने को आ गया था। वो कहते हैं जी उनने प्लास्टिक नीचे जो ज़मीन पे पड़ी थी वो प्लास्टिक उठा के उसको फोल्ड करके मेरे मुंह के अंदर घुसा दी, इतना ज़्यादा मेरे मुंह के अंदर घुसा दी कि मेरे यहाँ तक वो जो तलवा सा होता है वहाँ तक वो मुझे लग रही थी। और वो पूरी मेरे मुंह के अंदर ठोंसने के बाद मेरे मुंह के ऊपर पट्टी बांध दी, इतनी कस के पट्टी बांधी कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वो जो प्लास्टिक थी सारी की सारी वो मेरी गले के यहां तक आई हुई थी। अब मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से वो शदीद पट्टी बांध चुके थे, क्योंकि अब उनका अगला लाया अमल था उस ट्रक की तरफ जाना जो मैं वहां पे छोड़ आया था। वो मेरे ट्रक को चाबी मुझसे ले चुके थे, अब उस ट्रक को लेने के लिए जा रहे थे। वो उसको लेके जाते, ट्रक शायद कहीं बेच देते और सामान उसमें से उतार लेते, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि जो ट्रक लोड है मेरा वो करोड़ सवा करोड़ का ट्रक है। सामान सिर्फ खाली, ट्रक की अलग मालियत है। उसके बाद मैं बोल तक नहीं सकता था कि उनसे भीख मांग सकूं जिंदगी की, कि मेरे जो कुछ लेना है, मैं पहले भी कह चुका था, जो कुछ आपने लेना है मुझसे आपने ले लिया है। मेरी जेब में जितना कुछ था वो आप निकाल चुके हैं। ट्रक पे जो सामान है वो आप खुद कह चुके हैं जाके आप सारा ले लेंगे, चाबी मुझसे ले चुके हैं, मुझे छोड़ दें। जब आपने सब कुछ ले लिया है तो मुझे क्यों आप मारने जा रहे हैं? तो उसने कहा नहीं, तुम्हें छोड़ दिया तो तुम जाके किसी ना किसी को बता दोगे तो हम निशान नहीं छोड़ते होते, इसलिए तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरे ने कहा चल यार चाबी ले लिए, चलें, इसके पे वक्त क्या जाया करना है, बस इसको बंद कर दे, खुद ही मर जाएगा। गले में वो डाला, पट्टी बांधी और चले गए मुझे छोड़ के कि इसका सांस अब रुकता जाएगा, ये खुद ब खुद मर जाएगा। ये जंगल था जहां पे मुझे भी अंदाजा था अब यहां पे कोई भी नहीं आने वाला। वो जा चुके थे और मैं वहां पे अकेला था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं मुश्किलों से नाक के जरिए सांस ले पा रहा था, क्योंकि मुंह तो ऑलरेडी बंद था, उसमें प्लास्टिक ठोंसी गई थी और ऊपर से पट्टी भी बांध दी गई थी ताकि मैं प्लास्टिक बाहर ना निकाल सकूं। सांस आ ही नहीं रहा था, मुश्किल से मैं सांस ले पा रहा था, बहुत जोर लग रहा था मेरा।
पाँव ज़मीन पे ही तो थे, मैं पाँव के ऊपर तो खड़ा था, बैठ नहीं सकता था क्योंकि पीछे हाथ इतनी ज़ोर से बांधे गए थे कि मेरे हाथ ज़ख्मी हो रहे थे, इतने टाइट बांधे गए थे। मैं कोशिश भी करता तो इनको नहीं हिला सकता था, खोलना तो दूर की बात। और इतना ज़्यादा वो रस्सा जितना मजबूत पड़ा था और इतना ज़्यादा हाथों को बल दिए गए थे, किस अंदाज में कस के बांधा गया था कि मुझे यकीन हो चला था हाथ नहीं मेरे खुल सकते जब तक कोई इमदाद मेरे पास ना आए, मदद ना आए और वो इंसान आके मेरे हाथ खोले, मैं नहीं खोल सकता। अब मैं हूँ की आवाज़ें निकाल रहा था क्योंकि मेरी आंखों के सामने ही मुझे छोड़ के जा रहे थे, ट्रक की चाबी लेके जा रहे थे। मोटरसाइकिल वाला, वो सही कह रहे थे, पीछे से वहां पहुंच गया था। अब कुछ लोग मोटरसाइकिल पे सवार हो गए, बाकी लोग पैदल जा रहे थे। जो मोटरसाइकिल पे सवार हुए थे ये वो लोग थे जिन्होंने मुझसे ट्रक की चाबी ली थी, यकीनन ये ट्रक की तरफ जा रहे थे, और जो बाकी थे वो पैदल वापसी की तरफ रवाना हो गए। अब मेरे सिवाय मेरे मुंह से गूं गूं के क्योंकि आप हेल्प के लिए यही पुकार सकते हैं, इस तरह की आवाज़ें ही निकाल सकते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे मारने के लिए क्यों छोड़ के जा रहे हो, मैंने क्या जुर्म किया है, जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, मुझे मत मारो। किसी ने मेरी गूं गूं पे कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो आदी मुजरिम थे और पहली दफ़ा ऐसा नहीं कर रहे थे, इससे पहले भी कई दफ़ा ये वो काम कर चुके थे। हाँ, ये ज़रूर था जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हड्डियाँ मुझे नज़र नहीं आईं। इसका मतलब है वो बंदे को मरने के लिए यहाँ पे छोड़ जाते थे, जब वो मर जाता था तो 3-4 दिन के बाद आके शायद फिर उसकी लाश को वहाँ से उठा के कहीं पे दफन कर देते थे ताकि सबूत भी ना मिले। अब वो वहाँ से रवाना हो गए, मुझे मरने के लिए अकेला छोड़कर। मैं जब उस जगह से मुस्तकिल, तो मेरा आना जाना यहाँ से नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजरा था तो वो बोर्ड, जो वहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, वो बोर्ड मैंने नहीं पढ़ा था। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ये जो जगह है यहां पे लुटेरे रहते हैं, फराडिये रहते हैं, कोई भी इन लोगों के साथ लेन देन ना करे वरना वो उसको लूट सकते हैं। मैं अगर पढ़ लेता तो शायद मैं अलर्ट हो जाता, मुझे उस बोर्ड का कतअन नहीं पता था। वहां से अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि पुलिस की गाड़ी वहां से गुजर रही थी, क्रिमिनल इलाका था, वहां पे इस तरह की वारदातें होती थीं। जब उन्होंने देखा एक ट्रक खड़ा है तो उन्होंने गाड़ी रोक दी कि ट्रक इस वीराने की एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पे ये वारदातें बहुत ज्यादा होती हैं। तो वो गाड़ी से उतरे और आवाजें देना शुरू कर दी ट्रक वाले को, किधर हो भाई, ट्रक वाले, किसकी गाड़ी है भाई। ट्रक की कहीं से उस बंदे की आवाज ना आई। उन्होंने कहा चलो आगे से चक्कर लगा आते हैं, शायद बंदे का पेट्रोल खत्म हो गया है, कोई मसला हो गया है, क्या हुआ है जो यहां पे नहीं है, उसको आगे देख के आते हैं। वो आगे गए, देख के आए, फिर पीछे गए, देख के आए। जब तकरीबन घंटा हो गया उनको इधर उधर देखते हुए और कहीं से भी किसी बशर का नहीं पता लगा कि ड्राइवर नहीं है, तो वो समझ गए कि इसके साथ कोई ना कोई हादसा हो चुका है, क्योंकि गाड़ी ऐसी जगह पे रुकवाई गई थी जो पहले भी इस जगह पे वारदातें हो चुकी थी, और वो इसी इलाके की पुलिस थी। वहां के काफी पुलिस वाले इसी वजह से मुअत्तल भी हो चुके थे कि वहां पे वारदातें बढ़ती जा रही थी। उन्होंने काफी देर जब इंतजार किया और देखा कि कोई भी नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा फिर ट्रक को थाने ले चलते हैं, जो भी इसका मालिक है वो वहीं पे आ जाएगा। उन्होंने गाड़ी एक मंगवाई, बंदा उनका बीच में बैठा, ट्रक चल तो नहीं सकता था, उसको बांधा टो चैन करके, ट्रक को वो थाने ले गए। वो वहां से चले गए थे। मैं गूं 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 करता, जब ये यकीन आ गया कि अब सांस भी नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी के चंद लम्हे, चंद घंटे बचे हैं, मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा, तो मेरी आंखों में जहां पे आंसू आए, ये सोच के नहीं कि मैं मरने लगा हूं, ये सोच के मेरे घर वालों का क्या बनेगा। एक तो चला गया, अब घर का वाहिद सहारा मैं हूं, मैं भी ना रहा तो मेरे घर वालों का क्या बनेगा। ये एक ऐसी सोचें होती हैं जो किसी भी इंसान को आए तो बहुत तकलीफ में आ जाता है, वो भी शदीद तकलीफ में आ गया। लेकिन उसी लम्हे मुझे बार बार जो एहसास होता वो मेरे उस सांस का था जो मुझे नहीं आ रहा था।
शाम से रात हो गई, वहां खड़े खड़े रात हो गई। मैं बैठ नहीं सकता था, मैं खड़ा रहा। रात मैंने कैसे गुजारी वो कहते हैं मदर साहब मुझे नहीं पता। आखिरी उसी होटल पे वही दिन का वही चाय शाय खाना जो था मैंने खाया था। उसके बाद अभी तक एक कतरा भी पानी का मेरे अंदर नहीं जा सका था। वो कितना मुझे मार के गए थे, अब वो भी एहसास खत्म हो गया था, क्योंकि सांस नहीं आ रही थी। मैं अपनी उस तकलीफ को जो मैं बंधा हुआ था, जो मुझे दर्द हो रही थी पूरे जिस्म पे, मैं उसको भूल चुका था। उसकी रीजन ये थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी। मेरी रात इस तकलीफ में कैसी गुजरी मुझे नहीं पता। रात भी गुजर गई, यहां तक कि अगला दिन शुरू हो गया। सूरज निकला, किस वक्त निकला, रात कैसी गुजरी, मुझे सांस की टेंशन इस तरह की कि मैं कुछ लम्हे के लिए बेहोश सा हो जाता, और जब होश में आता तो मैं जिंदगी से लड़ रहा होता था। अपनी सांसों को चलाने की कोशिश कर रहा होता था कि जिंदगी की इस गाड़ी को चलाता रहूं, मर जाऊंगा मैं। जितनी देर लड़ सकता हूं मैं लड़ूं अपने आप से, इस गाड़ी को चला लूं जो जिंदगी की यह गाड़ी है। सूरज जब निकला तो एहसास हुआ कि धूप बहुत शदीद है, क्योंकि ये गर्मियों की धूप थी। और जैसे जैसे सूरज तेज होता जा रहा था, शदीद गर्मी बढ़ती जा रही थी। मेरा सांस पहले ही नहीं आ रहा था, ऊपर से गर्मी बढ़ती जा रही थी। पूरा एक दिन गुजर गया था, कल दिन से खाया पिया आज दिन हो गया था। अब मुझे यकीन आ गया था मेरी जिंदगी के शायद कुछ घंटे बचे हैं, मिनट्स बचे हैं, मैं मर जाऊंगा। तो एकदम जब मेरी आंखें बंद होनी शुरू हुई तो मैंने देखा मेरा छोटा भाई, जिससे मैं बातें करता था, जिससे मैं हर वक्त हम कलाम रहता था, उसकी इस दुनिया से जाने के बाद ट्रक में भी मैं उससे बातें करता था। मुझे उस वक्त लगा कि वो मेरे पास आ गया है। कहता है बेहोशी की हालत में भी मैंने उससे बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं उनका नाम देखना है, मोबाइल नीचे गिर चुका है। उनके भाई का नाम है, जे फिर से एक दफ़ा देख लूँ, अरतार। कहते हैं मुझे लगा अरतार मेरे सामने आ गया है। अरतार ना सिर्फ सामने आया, मैं बेहोशी की हालत में, मैं इस वक्त नॉर्मल नहीं हूं, बेहोशी की सी हालत में हूं। मैं अरतार से बातें किए गया, अरतार मैं भी तेरे पास आ रहा हूं, अरतार बस मैं भी इस दुनिया को छोड़ने वाला हूं। वीरे तू अब अकेला नहीं है, मैं भी तेरे पास आ रहा हूं। वीरे तू मुझे छोड़ के चला गया था ना, देख मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। अब इस तरह की बातें थी, वो कह रहा है, जो मुझसे हुई जा रही थी। आधा होश में था और आधा बेहोशी में मैं इस तरह की बातें किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। आखिरी लम्हा जिस वक्त मैं अपने भाई से मुसलसल बातें करता रहा था, मुझे वो बाकायदा धुंधला धुंधला सा नजर भी आना शुरू हो गया। वो भाई जो इस दुनिया में नहीं रहा, जो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, जो मर चुका है, मुझे नजर आना भी धुंधला धुंधला शुरू हो गया। और मैंने आंखें बंद करनी शुरू कर दी। मुझे किसी इंसान की कोई आवाज नहीं आई, सिवाय धुंधला आखिरी टाइम आंखें बंद करते ही जो मुझे एक एहसास हुआ, मैंने उस वक्त अपने भाई को देखा था। धुंधला था लेकिन वो मेरा भाई था, मैंने उसको देखा। मैंने उसको जैसे ही देखा मैंने आंखें बंद कर ली। वो आंखें इसलिए बंद कर ली, शायद मैं बेहोश होने लगा था, क्योंकि हर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता, होश में आता, फिर बेहोश हो जाता। तो उसी लम्हे ऐसा लगा किसी ने मेरे पीछे से हाथ खोल दिए हैं। जो मैं हाथ हिला नहीं पा रहा था, इतने जोर से कस के किसी ने बांधे थे। उसी वक्त जब मेरी आंखें बंद की और मैं बेहोशी की तरफ गया तो मुझे झटका लगा इस तरह का, जैसे मेरे हाथ पीछे से हिले हों। और जब हिले हैं तो मेरी आंख खुल गई, और जब मैंने हाथों को देखा मेरे हाथ क्यों हिले हैं, तो मैंने हाथों को हिलाने की कोशिश की, क्या हाथ हिल रहे हैं मेरे, तो मुझे लगा कि मेरे हाथ खुल चुके हैं। रस्सा जो था वो ढीला हो चुका है, अभी भी मेरे हाथों पर है पर ढीला है। मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा ही हिलाया तो लगा रस्सा जैसे खुला हुआ सा है, वो खुद नहीं खुल सकता था। कल मैं हाथों को हिला तक नहीं पा रहा था, लेकिन अब बाकायदा उस रस्से को किसी ने खोल दिया था। और जब मैंने हाथों को हिलाने की कोशिश की तो मेरे हाथ हिलते गए, और मैं ऐसे हिलाते हिलाते मैंने देखा रस्सा छूटता जा रहा है। तो जितने भी बल थे मैं छुड़वाता जा रहा था, यहां तक कि मेरे हाथ खुल गए। जैसे ही मेरे हाथ खुल गए तो उसी लम्हे में जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि मैं
बंधा होने की वजह से, हाथों की वजह से सीधा खड़ा हुआ था। अपने टांगों, अपने पांव पे जोर देकर खड़ा नहीं हो सकता था। कल से बंधा हुआ, आज 12-14 घंटे 15 घंटे मुझे हो गए थे बंधे हुए, मैं अपने पांव पे वजन नहीं दे सकता था। मैं लटका हुआ था हाथ बंधे होने की वजह से। जैसे ही मेरे हाथ खुले, मैं धड़म से जमीन पर गिर पड़ा। और उस वक्त मेरी अपने पांव पे निगाह पड़ी तो जो मेरे पांव बंधे हुए थे वो इतनी जख्मी थे, इतनी उन्होंने मुझे मारा था कि वहां पे चींटियों और कीड़ों ने मेरे जिस्म, मेरे मांस को इतना खाया था कि मुझे हड्डियां नजर आनी शुरू हो गई एक दो जगह से। उन्होंने कितना मारा था और कितना कीड़ों ने, चींटियों ने उनको खाया कि हड्डियां नजर आ रही थी। तब मुझे एहसास हुआ मेरे पांव के अंदर, मेरी टांगों के अंदर जान नहीं है, मुझे इतना शदीद मारा गया है। और फौरी तौर पे जब मैं गिरा तो पहला काम मेरे हाथों ने जो किया, मुंह से प्लास्टिक निकाला कि मैं सांस ले सकूं। मैंने अभी अपने पांव नहीं खोले थे, ऊंची ऊंची सांस लेना शुरू हो गया। सांस लेते 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 जब मेरी सांस बहाल हो गई, इतनी हो गई कि मेरे दिमाग के अंदर ऑक्सीजन चली गई, मैं सोचने समझने के काबिल हुआ, तब मेरी निगाह मेरे पाँव पे पड़ी तो पाँव की मुझे हड्डियां भी नजर आईं। मेरे पाँव की स्किन, मेरे पाँव का जिस्म कीड़े खा गए थे। कितना काटते रहे थे कि मुझे तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे गले में वो प्लास्टिक था और मुझे सांस ही नहीं आ रहा था। अब मैं चल नहीं सकता था। वहां बैठ के मैंने अपने पाँव को जैसे कैसे खोला। अब फिर भी जिंदगी को बचाना था, शदीद मुझे प्यास लगी थी। वो कहते मैं वहां से उठा, कुछ कदम चला, फिर गिर गया। फिर मैंने हिम्मत पैदा की, फिर कुछ कदम चला, गिर गया। लेकिन अब मैं रेंगता, कुछ ऐसे ऐसे क्रॉलिंग करता, बकायदा ऐसे ज़मीन को घसीट घसीट के चलता, बैठ के चलता। मुझे नहीं पता कहाँ से हिम्मत आ रही थी, भूखा प्यासा मैं कैसे चल पा रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं चला। थोड़ा सा चलता, गिर जाता, उठता, गिर जाता, बैठता, गिर जाता, चलता। मैंने कोशिश फिर भी जारी रखी। तकरीबन ये कोई आधा घंटा मुझे लगा ये करते हुए कि मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे एक गधा का, एक इंसान गुजर रहा था, पटड़ी सी बनी हुई थी, वहां पे गधा उसके साथ था और वहां से गुजरा था। जब उसने देखा तो फौरन मेरी तरफ आ गया। उसने मेरी हालत देखी, पहले पहले उसके पास जो पानी था उसने पानी निकाला और उसने कहा पानी पियो। मैं बेजान सा था, हाथ कैसे खुले तो नहीं जानता था। उस जगह से इस जगह पे भी मुझे लगा जैसे मैं उठता था और गिरता था तो मुझे कोई उठाता था बकायदा। और अभी तक मुझे याद नहीं था, ना यकीन आ रहा था कि मैं खुद से आया हूं। मुझे लगता है जैसे कोई मुझे लेके आया है। गधे वाले ने भी पहला सवाल मुझसे पूछा, भाई क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कहां से आ रहे हो? जब उसने ये सवाल पूछा कहां से आ रहे हो, मेरे पास इसका जवाब नहीं था। उसने मुझे खड़ा करने की कोशिश की तो मैं गिर गया। उसने कहा तुम तो चल भी नहीं सकते। उसी लम्हे उसने पानी निकाला और जब पहला कतरा अंदर गया तो ऐसे लगा जैसे जिंदगी सी आ गई है। पहला पानी का कतरा उस खुश्क गले के अंदर गया तो ऐसे लगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज मुझे मिल गई है। मैं कोई आबे ज़मज़म पी रहा हूं, मैं कोई ऐसा पानी पी रहा हूं, मैं आबे हयात पी रहा हूं, मैं ऐसी चीज पी रहा हूं जिसका लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वो कतरा, वो पानी मेरे लिए क्या था। मैंने घटा थोड़ा सा पानी पिया और जब मैंने पानी पिया तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा और बेहतर हुआ। अब फिर से उसने सवाल दोहराया, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है और कहां से आ रहे हो? जब उसने कहा कहां से आ रहे हो तो मैंने मुड़ के उसी तरफ देखा, उस जगह जिस रास्ते से मैं गुजरता हुआ आया था, तो उसी रास्ते की तरफ देखा कि मैं कहां पे था, मैं कितनी दूर चल के आया हूं। तो दूर दूर तक जहां पे मेरी नजर गई, दूर दूर तक मुझे वो दरख्त नजर नहीं आया। तब मुझे एहसास हुआ मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूं। लेकिन अब सवाल ये था, ये मैं आया कैसे हूं? मैं तो नहीं आ सकता था। ना मुझे याद था कि मैं कैसे चला, कैसे गिरा, क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं। उसने कहा भाई तुम्हें अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। फिर से उसने मेरी मदद की। जब उसने मेरी मदद की तो उसको अंदाजा हुआ, उसने कहा तुम तो खड़े तक नहीं हो सकते, तुम आए कहां से हो? अब मेरे दिमाग में भी यह सवाल आ रहा था कि मैं कैसे चल के आया हूं, मैं तो खड़ा नहीं हो पा रहा। अब खड़ा होता तो मेरे पांव कांपते, मेरी टांगे कांपती, दर्द होता और मैं दर्द की तकलीफ से गिर जाता। जब पानी पिया था तो मेरा दिमाग कुछ और खुला था। तो अब मैं सोच रहा था तकलीफ इतना ज्यादा है, हड्डियां निकल आई हैं पांव की, मांस खत्म हो गया है, जिस्म खा गए हैं कीड़े, उन्होंने इतना मारा है, इतना खून बहा है मेरा, इतना टांगों पे चोटें आई हैं।
फिर मैं वहां से यहां तक कैसे पहुंचा हूं, कितना टाइम लगा है। मुझे लगा कि मैं शायद आधे घंटे में पहुंचा हूं, लेकिन मैं असल में नहीं जानता था मैं कितनी देर में पहुंचा हूं। उसने कहा भाई ये गधा, मैं भी हेल्प करता हूं जितना तुम्हारा वजन अफोर्ड कर सकता है, ये बर्दाश्त कर सकता है, तुम इसके ऊपर लेटो, ऐसे लेट जाओ, बाकी मैं तुम्हें सहारा देता हूं, किस तरीके तुम्हें अस्पताल लेके जाता हूं। वो एक बिल्कुल वहां का देहाती मर्द था। उस देहाती ने फिर से मुझे खड़े करने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा। मुश्किलों से उसने मुझे खड़ा करके जैसे कैसे, आधा जिस्म, टांगे मेरी लटक रही थी, कुछ जिस्म मेरा था, बस सहारा मिला उसके ऊपर गिरने का। उसने मेरी टांगों को पकड़ा, अब मेरे पांव ज़मीन पे टच हो रहे थे, गधा चल रहा था, मैं कैसे उस पर लेटा था मुझे नहीं पता। वो पतला सुक्का सा इंसान था, कमज़ोर सा लागर सा इंसान था। उसने मुझे कैसे गधे पे डाला मुश्किल था, लेकिन कुछ हिस्सा मेरा बस डल गया था गधे के ऊपर, पाँव लटक रहे थे। जैसे कैसे उसने भी सहारा दिया। अस्पताल कैसे पहुंचा मुझे ये भी नहीं पता। खैर अस्पताल पहुंच गया जब मैं, तो डॉक्टर ने मुझे देखा, वहाँ का जो छोटा अस्पताल था, उसने कहा नहीं, इसको फौरी तौर पे बड़े अस्पताल में भेजना चाहिए, इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसका बचना बहुत मुश्किल है। और फौरी तौर पे वहाँ से उन्होंने मुझे एम्बुलेंस के ज़रिए बड़े अस्पताल मुंतकिल किया, और वहाँ पे भी उन्होंने कहा इसको फौरी इमरजेंसी की ज़रूरत है। 14 दिन तक वहाँ पे मेरा इलाज रहा, और 14 दिन में होश बेहोशी के आलम में रहा। मुझे नहीं याद क्या होता रहा क्या ना होता रहा। उधर पीछे मेरे घर वालों को जब 3 दिन तक मेरी कोई इतला नहीं पहुंची, वरना 1-2 दिन तो होता है, वरना मैं फ़ोन तो कर ही लेता हूं कहीं ना कहीं से, उन तक जब कोई भी इतला नहीं पहुंची तो वो थाने पहुंचे रिपोर्ट दर्ज करवाने, और वहां से पता करते करते वो उस थाने पहुंचे तो वहां मेरा ट्रक भी मौजूद था। अस्पताल से पता लग गया कि मैं वहां पे, रूट का तो उनको पता था, मैं बता के गया था घर से मैं किस रूट पे गया हूं। तो घर वालों ने, जब थाने वालों ने उनसे पूछा वो किस रूट पे निकला था, तो उन्होंने बताया इस रूट पे। ट्रक का नंबर भी जब बताया तो वो भी ट्रेस हो गया कि ट्रक तो थाने में खड़ा हुआ है। और वो भी पहुंच गए, ट्रक का भी पता लग गया। घर वालों ने मुझे आके अस्पताल में बताया जब मैं 14 दिन के लिए एडमिट था कि ट्रक तुम्हारा महफूज है, उसमें सामान भी सारा महफूज है, वो थाने में मौजूद है, पुलिस वाले साथ ले गए थे। खैर वहाँ पे मेरा इलाज ऐसा हुआ कि मैं 14 दिन में ठीक तो हो गया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिली है, तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था। मुश्किलों से मैं बचा, अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी। और जब मैं ठीक हुआ उसके बाद मैं जब अस्पताल पहुंचा तो ये फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि ज़िंदगी भी मिल गई, और मेरा जो ट्रक था वो वहाँ पे मौजूद था, उसका सामान भी सारा मौजूद था। उन्होंने जब मुझसे पूछा क्या हुआ, उनको मैंने सारा वाक़या बताया, लेकिन वो शायद जानते थे वहाँ ये वारदातें हो रही हैं। बहरहाल उस पर भी उन्होंने गोल मोल सी बात की, मैं भी गोल मोल सी बात कर देता हूँ, कहीं खुदा ना खास्ता, आपको पता है ये महकमे ऐसे होते हैं पुलिस वगैरह के, उनके लिए भी कोई परेशानी ना बने। कहते हैं मदर भाई पता है आपको। बहरहाल उनको उनका सामान मिल गया, उनके लिए इतनी गनीमत थी कि गरीब बंदे हैं, सामान मिल गया, यही काफ़ी है हमारे लिए। तो पुलिस वाले ने मुझसे पूछा तुमने वो बोर्ड नहीं देखा जिस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि यहाँ पे टायरों का बहाना करके खाने पीने का मुख्तलिफ बहानों से बंदे को ये घेर के ले जाते हैं और उसके साथ ये करते हैं, तुम्हें इसका नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मैं अंदाज़ा भी होता ये इलाका ऐसा है तो मैं कभी भी ऐसा ना करता। उन्होंने कहा तुम वाहिद बंदे नहीं हो, कितने बंदे हैं जो मिसिंग हैं, जो मिले ही नहीं है, और कितने हैं जो तुम्हारी तरह जिंदा बच गए हैं। उन्होंने कहा मदर भाई इस कहानी को इसलिए ऑफ कैमरा स्टोरी में लाजमी सुनाइएगा, आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर आप सुनाना चाहें तो आप ज़रूर सुनाइएगा, इसलिए उन्होंने कहा ये मेरी कहानी शामिल कीजिए कि इसमें 2 सवाल हैं। एक तो है उनके भाई के हवाले से, दूसरा मैसेज जो है, पहले मैं मैसेज दे दूं। जगह का नाम है जी कोटा बूंदी, या बूंदी है या बूंदी है, ये इनके जो मेन इलाका है हरियाणा इंडिया उसके साथ ये जगह बनती है, कोटा बूंदी या बूंदी। उस जगह पे ये क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। तो तमाम लोगों के लिए आज की कहानी में मैसेज ये है, उस साइड पे कोशिश कीजिएगा, कोई भी आपको ऑफ़र करे, टायरों की, डीजल बेचते हैं, पेट्रोल बेचते हैं, पंचर लगा जाए, गाड़ी को पंचर लग जाए, कीलें बिछा के रखते हैं उस इलाके में कि गाड़ी पंचर हो, जैसे पंचर होती है तो पंचर वाला पहुंच जाता है, जी दुकान है थोड़ी सी आए आपको पंचर लगवा देते हैं। तो इस तरह के वो बहाने मारते हैं कि जो ड्राइवर हैं वो चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, ट्रक हो, कोई फैमिली जा रही हो, कोई भी गाड़ी जा रही हो, वो हीले बहानों से आपको अपने पास लेके जाते हैं और आपको लूट लेते हैं। वहाँ पे ये वारदातें अभी भी, रिसेंटली ये कहानी हुई है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
तो उन्होंने कहा ये कहानी इसलिए सुनाइएगा वहाँ पे गुजरने वाले जितने भी, उन्होंने कहा यहाँ हरियाणा में आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं जो ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते हैं, तो अगर उसमें से 50 बंदे भी सुनते हैं या 500 बंदे भी कहानी सुनते हैं, उनमें से सब ने अगर ये कहानी सुन ली तो ये समझे सदका जारिया है, एक मैसेज चला जाएगा उन तक कि इस इलाके से, कोटा बूंदी से या बूंदी से बचिएगा, यहाँ पे ये वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात, इस कहानी में उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि मैंने आखिरी लम्हे में धुंधला धुंधला सा जो अपने भाई को देखा था, तो क्या मेरे हाथ मेरे भाई ने खोले हैं? मैं तो हर वक्त ट्रक में बैठ के उससे बातें करता था, खाने के दौरान उससे बातें करता था, मैं उसे अभी भी इस तरह ट्रीट कर रहा था जैसे वो मेरे पास बैठा है, जैसे वो मेरे पास लेटा है खाने के दौरान, जिस तरह हम खाना खा के कुछ देर के लिए सो जाते थे। तो मेरे हाथ कैसे खुले? वहां पे कोई बंदा तो नहीं आया, उन्हीं का बंदे तो वो चले गए थे मुझे मरने के लिए छोड़ के। अगर कोई मेरे हाथ खोलने के लिए, कोई इंसान मेरी मदद करने के लिए आया ही था, तो वो सिर्फ मेरे हाथ ना खोलता, मेरे मुंह को भी खोल देता, मेरे मुंह से वो प्लास्टिक भी निकाल देता, मेरी पूरी मदद करता। तो मैंने आखिरी लम्हे में जिसको देखा वो कौन था? वो तो मैंने अपने भाई को देखा था। क्या उसी ने मेरे हाथ खोले हैं? क्योंकि ये नामुमकिन था कि मेरे हाथ खुल सकते, नहीं खुल सकते थे, तो फिर मेरे हाथ किसने खोले? मजहर भाई, मैं आज तक इस बात पे परेशान हूं। मुझे जिंदगी इसी बेस पे मिली है, मेरे हाथ किसने खोले? अगर मेरे हाथ कोई ना खोलता, इंसान कोई नहीं था। जब मैं गिरा था, मैंने अपने मुंह से प्लास्टिक निकाली, पाँव पे निगाह पड़ी, मेरे पाँव की हड्डियां नजर आ रही हैं, इर्द गिर्द देखा, वो छोटा सा एक दरख्त था, उसके पीछे भी कोई नहीं छुप सकता था, इर्द गिर्द तो कुछ था ही नहीं, दरख्त नहीं थे, कोई छुपा हुआ था, वहां पे कोई भी इंसान नहीं था। तो फिर मेरे हाथ किसने खोले? इन्होंने जब मुझसे सवाल पूछा तो क्योंकि मैसेज था वो मैंने दे दिया। अब इनके सवाल का जवाब ये है, बहुत दफा ऐसे मौकों पे आपकी अच्छाई आपके सामने आ जाती है। जब जिंदगी में आपने कोई ना कोई अच्छा काम किया होता है ना, तो अच्छाई आपके सामने आती है। अच्छाई क्या होती है? चाहे वो जिन्नात में से हो, आपका हमजाद हो, या ऐसी बहुत सारी छुपी हुई मखलूकात, ऐसे मौकों पे सामने आए बगैर आपकी मदद कर देते हैं। जब अल्लाह ताला को मंजूर हो कि अभी इसकी मौत मैंने नहीं लिखी, इसने मरना नहीं है, तो कोई भी बहाना बनता है। वो जो आपके हाथ खोल के गया वो कोई इंसानों में से नहीं था, ये तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन वो कोई जिन था, भूत था, कोई हमजाद था, कोई अल्लाह का नेक फरिश्ता था, इंसान का रूप धारे हुए कोई फरिश्ता था, इंसानों में से जिस तरह अल्लाह के नेक हस्तियां, नेक बुजुर्ग हैं जो खोल के चले गए, पर्दा कर जाते हैं, वो सामने नहीं आते। लेकिन आपके लिए एक मदद भेजी गई अल्लाह की तरफ से। और मदद किसने की? उस मखलूक ने जो जिन्नात में से है, हमजाद में से है, या फिर ऐसे इंसानों में से जो रूप धार के रखते हैं, इंसान का असल में इंसान नहीं होते, नेक जिन होते हैं, बुजुर्ग जिन हो उनको होते हैं। या हो सकता है कोई इंसान ही हो, लेकिन अगर इंसान होगा तो वो आपके मुंह से प्लास्टिक भी निकाल के जाएगा। लेकिन इस राज से पर्दा ना उठ सके कि वो अल्लाह का नेक बशर कौन है। हो सकता है वो आपके माथे पे हाथ रखता, बेहोश हो जाते, आपके माथे पे यूं यूं हाथ रखेगा वो अल्लाह। अगर इंसान भी हैं ऐसे जो मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वो पर्दा करते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, किसी को पता न लगे कौन आया, तो वो यूं आपके माथे पे हाथ रखेगा, आप बेहोश हो जाएंगे। जब आप बेहोश हो जाएंगे तो आपका हाथ भी खोल दे पहले, बल्कि वो आपका मुंह खोले, प्लास्टिक निकाले और पीछे से आपके हाथ खोल दे। तो वो कोई अल्लाह का नेक बंदा भी हो सकता है। जो अपने भाई को अपना धुंधला देखा, उसका हो सकता है उसका हमजाद हो। तो इसलिए ये 100% राय कायम नहीं की जा सकती, लेकिन ये राय जरूर कायम की जा सकती है कि आपकी कोई नेकी आपके काम आई है और आपकी जिंदगी अल्लाह को अभी मंजूर थी, अभी आपका मरना नहीं लिखा था, इसलिए आप बच गए। और आपने जो नेक मैसेज दिया है कि बाकी लोग भी बच जाएं, तो ये अच्छा हुआ। मैसेज आज जी मैंने इसलिए दिया है कि पाकिस्तान का सूबा सिंध जो है, उस साइड पे ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये अहम तरीन मैसेज आज की कहानी का। वहां पे लोग ट्रक लेना है जी, हम बेच रहे हैं, हाँ जी कितने का है? ट्रक की कीमत है मिसाल के तौर पे 25 लाख रुपया, वो कहेंगे जी हम आपको 18 लाख में देते हैं। बंदा पागल हो जाता है। 25 लाख की गाड़ी, तस्वीरें दिखाएं जी, ये तस्वीर है, नंबर क्या है जी, ये नंबर है यार, 25 लाख की गाड़ी 18 लाख में, बंदा भाग पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है? लड़कियों की आवाज़। बल्कि मैं इस पर एक छोटी सी एक मैसेज भी है, मैं अभी जो आपको देने जा रहा हूँ इस पर वीडियो भी बनाऊंगा। लड़कियां बन के फंसाते हैं, लड़कियों के वॉइस चेंजर लगा के लड़कियों की आवाज़ें निकालते हैं और दोस्ती लगाते हैं और मिलने के लिए वहाँ पे बुलाते हैं। ट्रैक्टर ट्राली हो गया, गाड़ी हो गई, बहुत सारे सामान का। और वहाँ पे क्या करते हैं? बांध देते हैं, अगवा कर लेते हैं, मारते हैं, मारते हुए वीडियो बनाते हैं और वीडियो घर वालों को भेजते हैं। और वो बंदा रो रो के कह रहा होता है इतने पैसे भेज दो नहीं तो ये मुझे मार देंगे। पुलिस वालों से रब्ता किया तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, ये मुझे गोली मार के फेंक जाएंगे।
ऐसी बहुत ज़्यादा वारदातें सिंध में हो रही हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिसको आप नहीं जानते, इलाका दूर है, वो कोई भी चीज़ आपको जितनी भी सस्ती बेचे, कुछ भी हो, चाहे इस तरह मंजीत सिंह की तरह के टायर हों ट्रक के, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, गाड़ी हो, भैंस हो, भैंसे के बहाने भी बुलाते हैं, गाय भैंस बेच रहे हैं जी, मोटरसाइकिल है जी, 125 है, लड़की बना के भेज रहे हैं। नहीं किसी चक्कर में आना, हो सकता है आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं और हो सकता है आप ज़िंदगी की बाजी भी हार जाएं, आपको ज़िंदगी से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मार के भी फेंक दिया जाता है। तो इसलिए ये आज कहानी उन सब के लिए है जो कहानी सुनते हैं, ताकि आप अगर खुद नहीं तो कम अज़ कम अपने इर्द गिर्द वालों को नज़र रखें और बचा सकें कि आप लोगों ने एहतियात करनी है। कोई भी इस तरह का वाक़या जिसमें आपको एक सस्ती ऑफ़र दी जा रही है, महंगी चीज़ है और उसमें सस्ती ऑफ़र है, या लड़की बन के कोई बुला रहा है, तो इससे बचिएगा, आपके साथ बुरा भी हो सकता है। ये कहानी मैंने आज इसलिए सुनाई, पाकिस्तान में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इंडिया में भी है, लोगों ने सुन लिया, पाकिस्तान में भी लोगों ने इससे बचना है। तो जी आप लोग भी अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। OCS का हिस्सा, उसका नंबर है 0092 3136555 मैं रिपीट करता हूँ 00923136655500। ये मेरा वॉइस व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप अपनी मुझे कहानी भेजिए, लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ जो आखिरी बिल्कुल लास्ट में अपने लफ्ज़ लिखना है वो उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी लिखना है, STORY इंग्लिश में लिखे, या सीन टे वाओ रे छोटी है उर्दू में स्टोरी लिखी, ये लाजमी लिखना है। स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।